चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई। आज थोड़ा लेट होने के लिए सॉरी बेटा। सार्थक, तोमर, आर्यन, आयुष, त्यागी, महक, श्रेष्ठी, बाकी सब भी आ जाओ। स्वयं वगैरह कहाँ गए भाई? स्वयं चलिए सभी आ जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ बेटा। आज आयुष त्यागी नए आए हैं, हाँ? न्यू एडमिशन। अच्छा चलिए बेटा। देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने जो चैप्टर्स निपटाए हैं वो चैप्टर नंबर 2 भी हो गया है, चैप्टर नंबर 1 भी हो गया है। तो चैप्टर नंबर 2 काफी बड़ा था, वो हमने सबसे पहले किया। इक्वेशंस इक्वेशंस सारी खत्म हो चुकी हैं। आयुष आप सुन रहे हैं ना मुझे? यस सर। ओके चलिए। तो चैप्टर 2 हमारा खत्म हो गया था, इक्वेशंस से रिलेटेड था। उसके बाद हमने एक और चैप्टर किया, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में हमने इंडिसेस वगैरह पढ़ी, लॉगरिथम पढ़ा और मैट्रिक्स वगैरह पढ़ा, तो कई सारी चीजें थी उसमें। अब हम जो बढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 है। थर्ड, फोर्थ और 5 हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 6 देखेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 6 में है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ से आज हमारा न्यू ही चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो ये पूरी तरीके से समझ आएगा, उसके लिए कोई चिंता ना करें। ठीक है, एक मिनट बेटा। चलिए, तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो मुझे बताएं। महक, सृष्टि, ये तो जानते हैं भाई। बाकी आर्यन को भी पता होगा। सार्थक, आयुष आपको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती हैं? इससे पहले कभी पढ़ा है चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज? एपी, जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सर प्रोग्रेशन? पढ़ा है लेकिन भूल गया मैं। अच्छा, सार्थक भूल गया है। चलिए कोई बात नहीं, जो भूल गए हैं वो अब देख लें, और जो जिसको आता है वो भी देख लें, सभी देखें। हाँ चलिए। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ें बेटा। आप क्या क्या सीखेंगे इसमें बताया हुआ है, ठीक है। इसमें जो हम देखेंगे बेटा, इसका ओवरव्यू देखें यूनिट का। इसमें क्या है, सीक्वेंस है। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। सीक्वेंस में हमारी देखिए बेटा क्या क्या चीजें आती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और स्पेशल सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें हमारी सीक्वेंस के अंदर आती हैं। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सबसे पहले हम इसी का पार्ट निपटाने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। स्पेशल सीरीज जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है। तो ये सारी सीरीज हम बनाएंगे, स्पेशल सीरीज होंगी ये, ठीक है। तो इसके सम पढ़ेंगे बस, एन टर्म्स का सम। ओके, और स्क्वायर्स हैं अगर हमारे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एन टर्म्स ये भी पढ़ेंगे, और क्यूब ऑफ एन टर्म्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है बेटा सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस क्या है, यानी इसकी एप्लीकेशन क्या है फाइनेंस के अंदर, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा सीक्वेंस से। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर सीक्वेंस? देखिए, आप यहाँ देखें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने सीरीज ली है, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, यानी सीक्वेंसेस लिए हैं। देखिए सीरीज है बस नंबर्स की, तो वो हमारा सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला वाला एग्जांपल देखें आप, जो इसमें हमें दिया हुआ है। देखिए जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं ना, तो सीक्वेंस हमें ये कहता है कि कोई भी सीरीज हमारी, या कोई भी सेट ऑफ नंबर्स
हमारा तब सीक्वेंस बनता है जब वो किसी लॉ को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। यानी उसके लिए एक लॉ होता है बेटा, कोई भी लॉ प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे या तो वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से हो या फिर वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम देखते हैं कि क्या एक कॉमन रेशियो टर्म यूज होगी, मैं बताऊंगा आपको कॉमन रेशियो क्या होता है। और जो हमारा एपी है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म यूज होगी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे अगर कोई भी लॉ फॉलो किया जा रहा है, यानी जो हमारे नंबर सेट ऑफ नंबर्स है किसी भी सीरीज में, अब मान लो ये हमारा किसी लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वो हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखें पहले यहाँ पे पहला वाला एग्जांपल, इसमें देखिए 28 टू 25 27, तो क्या यहाँ पे कोई लॉ फॉलो किया जा रहा है? सार्थक, आयुषी, आयुष त्यागी, सॉरी आयुष आयुषी नहीं बेटा, देखिए महक, सृष्टि, आप बताएं जल्दी, सृष्टि, महक, आप नो सर। बताएं जल्दी, क्या यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो किया जा रहा है? पहली वाली सीरीज में जो यहाँ पे दी हुई है, नंबर्स का सेट दिया हुआ है, 28 पहला वाला नो टर्म है, सर। दूसरा यहाँ पे 2 है, फिर 25 है, फिर 27 है, क्या कोई भी रूल फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे? हाँ, नहीं ना। नो नो सर। सर। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा सीक्वेंस होगा ही नहीं, यानी ये जो हमारा सेट ऑफ नंबर्स है वो हमारा कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो अब देखें सेकेंड वाला पढ़ें, इसमें क्या है, 2 7 11 19 31 51। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? मतलब सीक्वेंस कह सकते हैं क्या इसे, ये जो हमें सेट ऑफ नंबर्स गिवन है, कोई रूल फॉलो किया जा नो रहा है? सर। नहीं। इसका मतलब अगर हम 2 में 5 ऐड करते हैं तो इसका मतलब वो 7 आ जाता है। 7 में अगर हम कितना ऐड करें बेटा, 7 में अगर हम 4 ऐड कर रहे हैं, यानी देखो पहले तो हम 5 ऐड कर रहे थे, अब 4 ऐड हो गया तो 11 आ गया। अगर हम 11 में क्या ऐड करें बेटा कि 19 आ जाए, 8, तो इसमें तो ये पहले 5 फिर 4 फिर 8 ऐड कर रहा है, तब ये 19 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसे हम फिक्स कर सकें कि ये वाला रूल इसमें फॉलो किया जा रहा है, ताकि हम उससे नेक्स्ट टर्म बता सकें। देखिए नेक्स्ट टर्म हम निकाल सके, एक ऐसा रूल बनाए जिससे कि हम नेक्स्ट टर्म बता दें, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे यानी इस सीरीज में हमारा कोई ना कोई लॉ फॉलो किया जा रहा है, और इसीलिए हमारा ये जो सेट ऑफ नंबर्स होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। अब तीसरा वाला देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6, हाँ, इसका आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं क्या, क्या आएगा? 7 7। कैसे बताया आपने कि 7 आएगा? +1 करके। +1 करके, क्योंकि आपको पता चल गया जितने भी पीछे वाले नंबर्स हैं, अगर मैं उससे नेक्स्ट नंबर लिख रहा हूँ तो सब में मेरे को 1 ऐड करना पड़ रहा है। देखिए 1 है, 1 में 1 ऐड करिए 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ गया, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे एक रूल फॉलो किया जा रहा है, ओके, 1 ऐड करने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज अ सीक्वेंस, समझ आया? तो ये एक सीक्वेंस होगा, ओके। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन में यही है बेटा, सीक्वेंस की डेफिनेशन देखें आप, देखिए यहाँ पे लिखा है एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स a1 a2 a3 a4 और एंड सो ऑन an और एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है बेटा। is a sequence if according to some definite rule or law there is a definite value of a, यानी हमारी an की वैल्यू डिफाइनाइट होनी चाहिए, या हम an की वैल्यू फाइंड आउट कर दें किसी भी रूल को लगा के, ठीक है बेटा। तो इसीलिए ये हमारा एक सीक्वेंस हो जाएगा। आगे देखें, कॉल्ड द टर्म और एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, तो ये जो हमारी टर्म्स है वो क्या है, किसी सीक्वेंस की टर्म्स है, ठीक है। आगे चलें, करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ द नेचुरल नंबर n, चलिए ये तो सब समझ आ गया होगा आपको। तो देखिए बेटा कोई भी सीरीज होगी या कोई भी सीक्वेंस होगा, उसका फर्स्ट टर्म जो हम दिखाएंगे वो किससे दिखाएंगे,
भाई चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले हम अरिथमेटिक सीरीज देखेंगे, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज देखेंगे। देखिए इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अलावा सीरीज भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, कई सारे नाम है इसके। अब हम बात करते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले हमें क्या, जब हम सीक्वेंस को दिखाएंगे तो मान लो हम पहला वाला नंबर ले रहे हैं A1, दूसरा ले रहे हैं A2, तीसरा ले रहे हैं A3, A4, A5, इस तरह से हम ये सारे नंबर्स ले रहे हैं। तो इस वाले नंबर को कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। तो अगर हमें किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी हो तो हम उसमें n की जगह पे, देखिए यहाँ पे ये लास्ट में an जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान लो an इज इक्वल टू समथिंग गिवन है, भाई मान लो हमने एक रूल कैलकुलेट किया किसी भी सीक्वेंस से, हमें एक रूल का पता चल गया कि उसका nth टर्म जो आने वाला है, मान लो an इज इक्वल टू n+1 और प्लस n/2 आने वाला है। लेट अस सपोज मैंने एक ऐसा यहाँ पे कोई रूल लगाया जिसकी वजह से मेरा nth टर्म मेरे को मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो उसके लिए मैं फर्स्ट टर्म जो फाइंड आउट करूंगा, फर्स्ट टर्म अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट टर्म मींस मेरे को A1 फाइंड आउट करना। तो A1 जो होगा हमारा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, A1 हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना। तो इसका मतलब समझे आप, मैंने n की जगह पे क्या वैल्यू रखी, n की जगह पे क्या वैल्यू रखी, 1। तो इसका मतलब जहां मेरे को an गिवन है वहां पे मैं n की जगह पे 1 रख सकता हूं, तो मैं फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लूंगा। तो इसका मतलब पुट n इज इक्वल टू 1, तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1+1+1/2। इसका मतलब A1 इज इक्वल टू 2+1/2, और ये हमारा बनता है बेटा 5/2। तो A1 इज इक्वल टू 5/2 आ गया। ओके, अगर मैं सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट करना चाहूँ और मेरे पे nth टर्म है, तो मैं क्या सेकेंड टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकता, nn टर्म मेरे को गिवन है, उसका फॉर्मूला गिवन है n+1 प्लस n/2, तो A2 नहीं फाइंड आउट कर सकता। यस, आई कैन फाइंड द A2 आल्सो, है ना बेटा। तो A2 जो होगा वो क्या होगा, इसके लिए मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा। तो n इज इक्वल टू पुट करेंगे तो इसका मतलब n की जगह पे 2 आ जाएगा, +1 इंटू n/2 था ना, तो n/2 मीन्स 2/2, तो ये क्या हो गया मेरा 3 बन गया। तो इसका मतलब ये मेरा A2 आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, मैंने ये नहीं कहा था कि वो AP है, GP है या क्या है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई रूल लगाया और रूल की हेल्प से मैंने nth टर्म फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अगर मेरे पास nth टर्म है किसी भी सीरीज का या सीक्वेंस का, तो मैं उसका हर एक टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो मैंने अभी क्या फाइंड आउट किया, A2 सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं आपसे सिंपली ये कहूँ कि एक ऐसी सीरीज बनाओ या किसी सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म्स लिखो, तो आप कैसे लिखोगे फर्स्ट 5 टर्म्स, n की वैल्यू आपको क्या क्या लेनी होगी, फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए n की वैल्यू आपको क्या लेनी होगी, हाँ सार्थक बोल रहा है, लेकिन मेरे को बेटा आपकी कनेक्शन कमजोर होने की वजह से, इंटरनेट कमजोर होने की वजह से आपकी आवाज सर मैं कह रहा हूँ 2। हाँ महक बोलो। सर आपने जो ये ऊपर n की वैल्यू 1 और 2 पुट करी है, इसमें ना आपने गलत कर दिया। अच्छा, क्या गलत किया बेटा, रूल सर गलत आपने लगा दिया ऊपर क्या, तो हाँ वो ऊपर प्लस तो आपने लिखा प्लस हुआ है, दिया है और नीचे मल्टीप्लाई है। हाँ ये प्लस लिखा हुआ है, तो आप जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है,
तो आप इसे ठीक करें। सही है, तो मेरे को लगा वहां ऊपर मल्टीप्लाई लिया था मैंने, क्योंकि चेक नहीं किया था। तो फर्स्ट 5 टर्म्स अगर हम कैलकुलेट करें बेटा, तो फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे। तो इसका मतलब हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ तक तो हम सीक्वेंस पे पहुंचे थे भाई। अब सीक्वेंस देखिए वो कैसा भी बन सकता है, किसी एक रूल से वो आ गया। अब मान लो हमारा एक ऐसा रूल है कि उसमें हम जो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, भाई मान लो हमारा कोई सीक्वेंस ये था, 3, 5, 7, 9, 11 और एंड सो ऑन, ये सब हमारा क्या बना भाई, एक सीक्वेंस है। तो इसमें अब हमें एक रूल दिखाई दे रहा है क्या, कि अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूँ, +2 कर देता हूँ, तो ये 5 आ जाता है। फिर 5 में अगर मैं +2 कर देता हूँ तो ये 7 आ जाता है। फिर 7 में अगर +2 कर देता हूँ तो 9 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही रूल फॉलो किया जा रहा है। और वो जो रूल है बेटा, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी सीरीज बनेगी वो एक ऐसी सीरीज है जो कि, अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, किन्हीं भी दो नंबर्स को ले लो, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करके देखो, तो 9 और 7 का डिफरेंस जो आया वो कितना आएगा, 7, सॉरी 2 के इक्वल। वैसे ही अगर मैं 11 और 9 को लूं तो इनका भी डिफरेंस 2 के इक्वल। अगर मैं 5 और 7 को लूं, इनका भी डिफरेंस 2 के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस है। और जब हमारा किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस आता है एलिमेंट्स के बीच में, तो इसका मतलब वो जो हमारा सीक्वेंस होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है बेटा? तो अगर मान लो हम जो किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स ले रहे हैं और उनमें एक डिफरेंस जो आ रहा है वो हर किसी टर्म के लिए, यानी हर किसी पेयर ऑफ टर्म्स के लिए हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा सीक्वेंस जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आया आपको? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखें। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखिए बेटा। यहाँ पे देखें, AP is a sequence in which each term is obtained by adding a constant d, ठीक है, to the preceding term। यानी अगर हम किसी भी टर्म में d ऐड कर देते हैं तो उसकी नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी। तो ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। समझ आया आपको? तो एक सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहा जा रहा है वो आपको समझ आ गया। आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 है। तो इसमें मेरे को सर आपको माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ है आपका। सर ऑफ है अब भी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, सभी को आवाज आ पा रही है ना बेटा? सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा है, इसकी डेफिनेशन देखी क्या है। तो अब हमें कॉमन डिफरेंस का पता चल गया है। अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, मान लो हमारे पास एक सीरीज है जो कि अर्थमेटिक है, मैंने पहले से ही कह दिया ए सीरीज इज अर्थमेटिक एंड थ्री टर्म्स ऑफ द सीरीज आर ए बी एंड सी। हमारे पास तीन टर्म्स हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास, मैं कह रहा हूं लेट ए बी एंड सी आर इन एपी। ओके बेटा, एपी में है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? बताओ, इनके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, ए बी और सी के बीच में? और अगर रिलेशन होता है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? सर ए बी सी में तीनों में रिलेशन। हाँ, ए और बी और सी में तीनों में रिलेशन, क्योंकि तो मैंने बी कहा है, स्क्वायर इज इक्वल। हाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सर जीपी में शायद ए इंटू सी होता है और एपी में ए इंटू सी होता है। देखो देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब वहां पे कॉमन डिफरेंस फॉर ईच पेयर विल बी इक्वल, यानी हर किसी के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हमें पता है ए बी और सी ये तीन नंबर्स हैं और ये हमारे जीपी में है, एपी। ओके, एपी में है, तो इसका मतलब ये है कि इनके लिए, जैसे मान लो मैं बी और ए ले रहा हूँ, तो इसका मतलब बी माइनस ए जो होगा वो डी के इक्वल आएगा। पहली बात, कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम है। तो इसका मतलब जब मैं बी और सी लूंगा तो इसका मतलब सी माइनस ए भी हमारा, सी माइनस बी भी हमारा डी के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं स्वयं? है कि नहीं? यस सर यस सर। तो इसका मतलब जब d की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जब b इधर जाएगा तो b में b ऐड हो जाएगा और a जब इधर जाएगा तो इसमें ये c में ऐड हो जाएगा, तो c प्लस ए आया। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाता है, किसका? b c हाँ और सर a। समझ आ गया। इसमें टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए होता है और जीपी वेरी में गुड। तो बी इसका बी मतलब स्क्वायर होता c है। इज इक्वल टू सी प्लस ए हो जाएगा और b इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन टू, या फिर हम इसको कह सकते हैं a प्लस सी अपॉन टू। सही है। तो b जो मिडिल टर्म होता है हमारा वो a प्लस सी अपॉन टू के इक्वल होता है और इसको हम बेटा कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। तो जब भी हमसे कभी भी तीन नंबर्स देगा एपी के और कहेगा कि अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इस तरीके से, ये वाला फॉर्मूला यूज करके बी कि इज इक्वल टू ए प्लस वो सी ए प्लस अपॉन सी ए अपॉन टू होगा। मैंने पहले भी बताया था आपको, अर्थमेटिक मीन जो आया था हमारे एक अनदर नाम आ गया था इसका, तो अर्थमेटिक नहीं, हाँ शायद अर्थमेटिक ही था, चलो जो भी है। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू आ गया है। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब देखिए, अब मान लो भाई आपको पता चल गया कि अगर हमको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म पता है तो इसका मतलब सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बताओ। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, मैंने आपको फर्स्ट टर्म दिया एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो अब बताओ मुझे कि सीरीज हम कैसे जनरेट करेंगे? बताओ सीरीज क्या होगी या सीक्वेंस क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? भाई पहला टर्म हमारा ए हो गया,
तो दूसरा टर्म क्या होगा, अगर मैं इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो दूसरा टर्म आ जाएगा, तो a प्लस डी, है कि नहीं। तो अगर मेरे को थर्ड टर्म चाहिए इसका, तो थर्ड टर्म कैसे ए निकालेंगे, प्लस टू डी। a प्लस टू डी, वेरी गुड, फिर से d ऐड कर दो। फोर्थ टर्म के लिए फिर से d ऐड कर दो, तो a प्लस थ्री डी, फिर वैसे ही a प्लस फोर डी, वैसे ही एंड सो ऑन a प्लस, हाँ अब बताओ a प्लस क्या आएगा लास्ट टर्म, यानी nth टर्म क्या आएगा, एन डी। nd, नहीं बेटा, आप देखें चेक करें, पहला टर्म हमारा ये है जिसके लिए आप देख सकते हैं इसमें d हमारा ऐड ही नहीं हुआ है, दूसरा टर्म ये है तो इसमें मैंने 1d ऐड किया है, ठीक है, दूसरे टर्म में 1d ऐड किया, तीसरे टर्म में 2d ऐड किया है, आप देख सकते हैं तीसरे टर्म में 2d ऐड किया है, तो तीसरे टर्म के लिए यानी 3 माइनस 1d मैंने ऐड किया है, इसका मतलब 2d। अगर चौथा टर्म ले रहा हूं तो इसके लिए मैंने कौन सा कितना d किया है, चौथे टर्म के लिए 3d, है ना, 3d ऐड किया, तो चौथे टर्म के लिए जब मैं 3d ऐड कर रहा हूं तो nth टर्म के लिए n माइनस 1d ऐड करूंगा ना, n माइनस 1d ऐड होगा ना। भाई आप देख सकते हैं पहले वाले टर्म में मैंने कोई d ऐड नहीं किया, दूसरे वाले टर्म में मैंने 1d ऐड किया, तो दूसरा यानी सेकेंड टर्म इसका मतलब मैंने 1d ऐड किया, थर्ड टर्म में मैं क्या ऐड करूंगा, 2d ऐड करूंगा। तो अगर मैं ऐसे ही बेटा आपसे कहूं कि nth टर्म में, अच्छा चलो फोर्थ टर्म में भी देख लो, फोर्थ टर्म में क्या 3d ऐड कर रहा हूं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जब मैंने फोर्थ लिया तो ये जो 3 आया वो 4 माइनस 1 से आया, ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं nth लूंगा, nth टर्म, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा बेटा, nth टर्म के लिए यहाँ पे n माइनस 1 करूंगा तब मेरा, यानी n माइनस डी ऐड करने पे, n माइनस 1 इंटू डी ऐड करने पे मेरा nth टर्म आएगा, किसमें, फर्स्ट टर्म में। समझ आया आपको सभी को या नहीं, तो इसका मतलब समझें अब, तो nth टर्म ऑफ एपी जो होगा वो क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी यानी ए एन जो होगा वो आएगा हमारा फर्स्ट टर्म, उसमें हम क्या ऐड करेंगे बेटा, n माइनस 1 इंटू डी ऐड करेंगे, तब जाके हमारा nth टर्म आएगा। आपका फॉर्मूला भी होगा, आपको याद भी होगा, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, निकालते कैसे, समझ आया, सभी को समझ आया या नहीं। अगर किसी को ना आया हो तो मुझसे पूछ सकता है बेफिक्र होके, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने भेजा नहीं है क्या जो आपको समझ नहीं आया। चलिए भाई, भेजा तो सभी में है, आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई, nn टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है बेटा। nn टर्म के बाद अब मैं आना चाहूंगा किस पे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे, उसके बाद में हम ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, इसकी बाद में बात करेंगे। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे आ जाते हैं बेटा। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एग्जांपल अगर मैं दूं, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या है भाई, हाँ कोई बताएगा मुझे इसमें क्या होता है। भाई हमें ये तो पता है कि जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन था वो भी हमारा एक सीक्वेंस था, क्योंकि वो एक रूल फॉलो करता है। बाकी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई रूल होगा। तो वो रूल जो है वो अगर हमारा कुछ ऐसा है, कैसा, देखिए भाई, मान लो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 1 है, दूसरा टर्म में ले रहा हूँ 4, तीसरा टर्म में ले रहा हूँ 8, नहीं ये नहीं, तीसरा टर्म में ले रहा हूँ यहाँ पे 16, ठीक है, फिर मैं ले रहा हूँ 64, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है,
यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पे मैंने क्या काम किया कि ये जो 4 आया, फर्स्ट टर्म जो थी इसकी पहली वाली 1, उसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तब आया, यानी 4 का प्रोडक्ट करने पे आया। जब हम देखेंगे कि 4 का प्रोडक्ट करने पे, यानी जो सेकेंड टर्म है उसका अगर मैं 4 का उसमें प्रोडक्ट कर देता हूँ तो मेरा 16 आ जाएगा। अब अगर मैं 16 में 4 का प्रोडक्ट कर देता हूँ तो फिर से मेरा क्या आ जाएगा 64। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर एक टर्म में अगर मेरे को नेक्स्ट टर्म चाहिए तो नेक्स्ट टर्म के लिए मैं क्या पीछे वाली यानी प्रीसीडिंग टर्म में अगर किसी एक कॉमन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो क्या आ जाता है, मेरा नेक्स्ट टर्म आ जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉमन कांस्टेंट है जिसकी मैंने मल्टीप्लाई किया उसको क्या कह देते हैं, कॉमन कांस्टेंट, which is multiplied in preceding term to get next term. Next term is called क्या बेटा, क्या कहा जाता है इसे, कॉमन रेशियो। आपको याद होगा कॉमन रेशियो, तो ये कहा जाता है कॉमन रेशियो। समझ आया कि नहीं आया? ये जो कांस्टेंट था कॉमन कांस्टेंट 4 which is multiplied in preceding term to get next term is called कॉमन रेशियो। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी बेटा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की यानी जीपी की, तो इसमें ये कॉमन रेशियो हमारा सेम होना चाहिए। अब देखिए ये कैसे लेके आया जाता है। अगर मैं सेकंड वाली टर्म में पहली वाली टर्म का डिवाइड कर देता हूँ तो 4 आएगा। थर्ड वाली टर्म में फर्स्ट वाली का सेकंड वाली का डिवाइड कर देता हूँ तो भी 4 आएगा। फोर्थ वाली टर्म में थर्ड वाली का डिवाइड कर देता हूँ तो भी 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अगर मैं r को यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो r क्या है बेटा, r कैसे लिया जाता है, r इज इक्वल टू, अगर मैं सेकेंड टर्म लूं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। देखिए यहीं से हम जनरल वे में लेके आएंगे इसे। अगर r इज इक्वल टू, मैं ये भी कह सकता हूँ ना क्या, कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो ये रेशियो है, आप देख सकते हैं। कॉमन रेशियो नाम जो दिया मैंने वो इसलिए दिया क्योंकि ये एक रेशियो है। कैसे आया रेशियो, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो करके, यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करके रेशियो आया, यानी आर आया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये डिवाइड करके आया, तो ये एक रेशियो है बेटा, इसीलिए हम। और देखिए ये जो रेशियो है वो कॉमन रेशियो है, हर किसी के लिए सेम आ रहा है 4। ठीक है, वैसे ही अगर मैं nth टर्म ले लूं इसका, और इसमें n-1 टर्म का मैं इससे डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, तो ये भी कॉमन रेशियो के इक्वल आएगा। इसमें भी कौन सी बड़ी बात है भाई। आप देखिए आपको यहाँ तक हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो भी हमारा कॉमन रेशियो है ये सारी चीजें समझ आ गई। अब देखिए अगर मैं कहूँ आपसे क्या भाई, कि लेट A, B and C आर इन, किसमें है ये, आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। तो अब मुझे ये बताइए यहाँ से कॉमन रेशियो हमारा सेम है। देखिए जैसे पहले वाली हमने एपी सीरीज पढ़ी, तो एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम था, हर किसी के लिए डी इक्वल था। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आर इक्वल होगा। तो आप देखें आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी अपॉन ए करके, यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करके। वैसे ही आर इज इक्वल टू हम सी अपॉन बी भी लिख सकते हैं। क्यों,
क्योंकि थर्ड टर्म में जब सेकेंड टर्म का हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड टर्म में जब सेकेंड टर्म का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा, कॉमन रेशियो के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि आर हमारा दोनों यहाँ पे आर देख सकते हैं आप इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल रखेंगे, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो आपको यहाँ पे एक और रूल मिल जाएगा, क्या, कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है यहाँ से, या फिर b इज इक्वल टू, स्वयं आप ध्यान दें बेटा, जो आप कह रहे थे कि अरिथमेटिक मीन जो होता है सर वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से निकालते हैं, तो वो हमारा उसके लिए नहीं होता, ये Okay, हमारा एपी के लिए नहीं होता, ये जीपी के लिए होता है, और उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जी के लिए, जीपी के लिए हम कहते हैं इसको ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो ये आता है हमारा अंडर रूट ए सी के इक्वल। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, और इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। समझ आ गया कि नहीं, सबको समझ आ रहा है ना, क्या है कहानी। अब भाई मेरे को ये बताइए, ज्योमेट्रिकल मीन तक हम पहुंच गए हैं, तो जब भी हमसे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करवाएगा थ्री टर्म्स देके, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। या हम किसी भी सीरीज की 3 टर्म्स लें, और उन तीनों टर्म्स को लेने के बाद में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन, तो वी कैन कैलकुलेट इजीली यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, अब मेरे को ये बता दो कि अभी तक हमने कॉमन रेशियो भी पढ़ लिया, ज्योमेट्रिकल मीन भी पढ़ लिया, कॉमन रेशियो आता कैसे है वो भी पढ़ लिया। अब मुझे ये बता दो, इन जनरल हम इन जनरल किसी भी एपी को, सॉरी जीपी को कैसे दिखाया जाएगा इन जनरल। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, ठीक है बेटा। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी जीपी की, वो बताएं। देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी is a and common ratio of GP is equal to क्या बेटा, R के इक्वल है। तो अब मुझे क्या बताना है, सीरीज बतानी है या सीक्वेंस बताना है, यानी जीपी क्या होगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होगा, बताओ जल्दी, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन रेशियो भी हमारे पास है, तो अब कौन सा ऐसा टर्म है जिसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, अब हम सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास आसानी से वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आ जाएगी, जिसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो वो सीक्वेंस आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आ जाएगी। तो कैसे बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म हमारा ए होगा, सेकेंड टर्म कैसे आएगा, अगर हम कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म में, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, देखिए आर इंटू ए। ओके, अगर हम, या इसको ए आर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे लिख के मर्जी है आपकी। आप बताओ, अगर हम सेकेंड टर्म में आर की फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो थर्ड टर्म आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू ए। वैसे ही फोर्थ टर्म कैसे आएगा, आर क्यूब इंटू ए। मैंने आर की मल्टीप्लाई इसमें की तब मेरा आया, जब मैंने आर की मल्टीप्लाई इसमें की तब मेरा सेकेंड टर्म आया। तो फर्स्ट टर्म में जब आर की मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म में आर की मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में आर की मल्टीप्लाई करके फोर्थ टर्म। वैसे ही अब बताओ इसका लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म, बताओ जल्दी। सेम जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था, nth टर्म यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ, कैसे, बताओ कोई। नहीं पता किसी को भी, आर्यन और स्वयं आज क्लास में नहीं है। हाँ, मेरे को लग रहा है सर मैं स्वयं तो तो हूँ, है। हाँ स्वयं तो है, जो स्वयं तो है, स्टार्टिंग से।
तो आज ये नीचे जा रहे हैं बच्चे, आज संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई, एक बढ़ गया है तो नीचे वाला नहीं चमक पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बेटा आप देखिए यहाँ पे पहला टर्म हमारा ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो अब मेरे को nth टर्म फाइंड आउट करके बताओ। देखिए जब फोर्थ टर्म मेरा ये है जिसमें यहाँ पे 3 आ रहा है पावर, थर्ड टर्म में पावर 2 आ रहा है, यानी थर्ड टर्म का मतलब 3 से 1 कम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r की पावर जो आ रही है वो 1, यानी सेकंड टर्म के लिए पावर 1 आ रही है। तो nth टर्म के लिए क्या आएगी, n-1 पावर आएगी, है कि नहीं। तो nn टर्म जो होगा वो r की पावर n-1 into a, तो a r to the power n-1 is the nth term of the series, okay, of the geometrical progression। तो यहाँ पे हम कह देंगे a n जो होगा बेटा, देखिए a n जो होगा वो a r to the power n-1 होगा। so this is called nth term of GP। समझ आया सभी को, nth टर्म आ गया है। चलिए तो भाई nn टर्म तक हमें समझ आ चुका है। तो अब हम एक काम करते हैं, nn टर्म के बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे एपी और जीपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले आप वो छाटें, उसके बाद हम सम देखने वाले हैं। चलिए मैं सम का भी बता देता हूँ आपको। देखिए सम ऑफ, लिखो सभी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, पहले एपी के कर लेते हैं। एपी जो होगा वो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू एल प्लस ए, ये होता है। एल क्या है यहाँ पे, एक बार यहाँ ध्यान दे बेटा, एल क्या है, वेयर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n is equal to number of terms। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो लास्ट टर्म होती है ना बेटा, लास्ट टर्म वो हमारी nth टर्म के इक्वल होती है लास्ट टर्म, क्योंकि जब भी हम कोई भी सीरीज लेंगे उसमें अगर टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स मान रहे हैं तो वो nth टर्म के इक्वल ही होगी लास्ट टर्म। ठीक है, तो nth टर्म, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म यानी L को मैं an भी लिख सकता हूँ, nn टर्म an। ठीक है बेटा, तो nn टर्म क्या है यहाँ पे, nn टर्म है हमारी ये वाली nth टर्म। समझ आया सभी को, सभी को समझ आ गया ना। चलिए ये अभी हम सम देख रहे हैं कुछ ही किसका, एपी के लिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। अब हम आ जाते हैं जीपी के लिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। तो सम ऑफ n ऊपर टर्म्स, करना, एक बार ऊपर, बस 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 यहाँ पे हो देखिए गया। महक हो गया ना। इसमें है ना, देखिए एक हमें ये भी पता है कि L या फिर an इज इक्वल टू, मैंने अभी फाइंड आउट किया था एपी के लिए, वो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, बताया था ना अभी। तो अब मेरे को पता है an और L जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो L की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के इसमें भी रख सकता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, वो भी देखें। ये फॉर्मूला मेरा ये होगा या फिर ये होगा, जो इसकी डेवलप्ड फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए इसे, तो इसमें ये क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो n/2 इंटू, देखिए ए तो यहाँ पे पहले से ही है,
अब जब हम L लिखते हैं तो L इज इक्वल टू ए एन है, और ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का ए प्लस जो हमारा ए है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है जो हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, एन टर्म मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स का वो सम फाइंड आउट करवा रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, इसमें भी हम इसको एसएन से ही डिनोट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसमें ये होगा फॉर्मूला। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो यूज होता है बेटा, वो आर इज ग्रेटर देन वन है तभी यूज होता है। कई बार ऐसा होगा कि आर जो है हमारा वो लेस देन वन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। अच्छा, सभी के सुना सुना सा लग रहा है क्या कुछ, कि हाँ यार इसमें ऐसा कुछ होता है कि a इंटू वन माइनस आर की यस सर। अपॉन वन माइनस आर। तो ये होता है बेटा r इज लेस देन वन के लिए। ठीक है, ध्यान से समझें। r अगर हमारा लेस देन वन है तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, r अगर हमारा लेस देन वन है तो। समझ आया। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बेटा n टर्म्स के अलावा सम हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का भी होता है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो सम आता है वो कितना आता है बेटा, एस इनफाइनाइट से इसको दिखाएंगे। सभी फॉर्मूले लिखते रहें, a अपॉन वन माइनस आर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, समझ आया सभी को, समझ आ गया ना सभी को। यस सर। ओके, तो ये सारे हमारे फॉर्मूले हो गए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी एपी, और ये सब, ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है। तो जीपी और एपी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको स्पेशल सीरीज जो आपका सेकंड पार्ट था सीक्वेंस में, स्पेशल सीरीज, उसके मैंने फॉर्मूले नहीं बताए हैं, वो मैं आपको पहले ये करवा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम एपी और जीपी के क्वेश्चंस कवर करते हैं। जो भी हमारे एक्सरसाइज में वो वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि स्पेशल सीरीज से रिलेटेड है, वो अभी हम छोड़ देंगे। ठीक है, वो हम कल करेंगे बेटा, क्योंकि अभी हमने उसके फॉर्मूले नहीं कराए हैं, तो उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे करा देंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सब पहले बेटा एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स कैसे फाइंड आउट होंगे, कैसे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। देखिए आप एग्जांपल नंबर वन देखें सभी। एग्जांपल नंबर वन, इसमें क्या लिखा है, सब देख पा रहे हैं ना। क्या लिखा है इसमें, फाइंड द सेवन टर्म ऑफ द एपी 8 5 2 -1 -4। पहले से ही उसने कह दिया है एपी है, और इसका फर्स्ट टर्म हमें पता है बेटा 8 है, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म इसका 2 है, फोर्थ टर्म -1 है, और फिफ्थ टर्म -4 है। तो इसका सेवंथ टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताओ जल्दी। वैसे तो हमें पता है कि हर एक नंबर से जो पहले वाला नंबर है उससे हम 3 घटा रहे हैं, तो ये नेक्स्ट वाला आ रहा है। तो बताओ -4 से अगर हम 3 घटाएं तो क्या आ जाएगा, -7। अगर हम -7 से एक और बार 3 घटा दें तो क्या आ जाएगा, -10। तो इसका मतलब -10 होगा। लेकिन हमें तो फॉर्मूला यूज करके करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है बेटा कि 5 टर्म्स देके वो 7 टर्म फाइंड आउट करवाए, 5 टर्म्स देके वो 15 टर्म भी फाइंड आउट करवा सकता है, 20 टर्म भी फाइंड आउट करवा सकता है। सो हाउ वी कैलकुलेट 15 टर्म और 20 टर्म्स, बताओ।
बताओ फॉर्मूला यूज करके। कैसे, फॉर्मूला यूज करके, वेरी गुड। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमें सीरीज गिवन थी बेटा, वो सीरीज यानी एपी सीक्वेंस जो गिवन था, सीक्वेंस जो है हमारा वो है सीक्वेंस जो हमारा गिवन है वो एपी सीक्वेंस गिवन है। कौन सा है, क्या है बेटा, 8 पहला टर्म गिवन है, दूसरा 5, फिर 5 के बाद 2, फिर -1, फिर -4, बस ये गिवन है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सीक्वेंस था। चलिए अब बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 8। कॉमन डिफरेंस क्या है जिसको हम d से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या है बेटा, कोई बताएगा मुझे, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -3। -3, वेरी गुड। कोई 3 मत कर देना कि इन दोनों का डिफरेंस पहले में सेकंड वाले में से पहला घटाना है, तो इसका मतलब 5 - 8, तो ये आएगा -3। ठीक है, तो अब बताओ 7th टर्म का फॉर्मूला देखिए, एपी का जो nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एपी जो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुट n इज इक्वल टू 7 फॉर 7th टर्म। ठीक है, तो a7 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 8 प्लस 7 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7 - 1 6 -3। ठीक है, तो 6 में जब हम -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 - 18, और ये आ गया हमारा 10 के इक्वल, वो भी माइनस का। समझ आया सभी को। तो A7 निकालना हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। 7 टर्म हम फाइंड आउट कर चुके हैं। किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझसे खुल के पूछे। आयुष आपको समझ आ रहा है ना, यस सर। मैथमेटिक्स पढ़ा है ना आपने इससे पहले, नो सर। नहीं, तो नो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको। नो सर, नो। अच्छा ठीक है, ओके। वैसे 10th क्लास तक तो पढ़ाई होगा ना मैथमेटिक्स। यस सर, 10 यस। ओके, चलिए फिर कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा सर। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है बस। कैलकुलेशन सिखाने के लिए मैंने सबसे पहले इक्वेशंस कराया था, तो जो बच्चे इक्वेशंस नहीं कर पाए हैं वो सभी बैकअप ले लें सर से, बैकअप लेक्चर रिकॉर्डेड हैं सभी। ओके, तो पीछे वाले लेक्चर्स आप सर से कहें कि सर हमें ये सारे लेक्चर्स देखने हैं, तो आप सारे लेक्चर्स अपना देख सकते हैं सर से अलग टाइम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट ओके सर। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी 3/√7, 4/√7, 5/√7 इज 17/√7। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म हमारा 17/√7 होगा, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए nth टर्म हम मान के चलेंगे, लेट अस सपोज ये nth टर्म है हमारा 17/√7, तो nn टर्म हो गया। इसका मतलब सीरीज में हम कितने नंबर ऑफ टर्म्स मान के चलेंगे, लेट अस सपोज n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तभी हमने nn टर्म से माना था। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ द एपी 3/√7, 4, 5 और 17 बचा रहा है। चलिए स्टार्ट हुआ है 3 से, तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है। चलिए भाई एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसमें क्या है बेटा, 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये
3/√17 नहीं 7 है ना, हाँ 3/√17 सॉरी 7, 4/√7, 5/√7 और आगे जा रहा है 17/√7। ठीक है, तो इसका हमें ये बताना है बेटा कि यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म जो है वो लास्ट टर्म है, आप देख सकते हैं दिस इज लास्ट टर्म और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। और आपको पता है एल को हम किससे डिनोट करते हैं, ये भी पता होगा। एल को हम क्या कह देते हैं, अभी मैंने बताया था लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म, बताया था ना। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है बेटा, nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म तो हमें गिवन है ये वाली, तो an की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17/√7। ठीक है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट घटा दो या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड घटा दो, डी आ जाएगा। तो इसका मतलब डी जो होगा, डी फाइंड आउट करें सभी। देखिए डी क्या आएगा, डी इज इक्वल टू आएगा फोर में से 4/√7 में से 3/√7 घटा दीजिए, तो इसका एलसीएम सेम आएगा √7, तो 4 माइनस 3, चलिए तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√7। तो आप देख सकते हैं बेटा अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी यही आएगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी यही आएगा, फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया डी। ओके, अब बताओ an इज इक्वल टू, यानी हमें गिवन था a की वैल्यू क्या है पहली वाली, यानी वो पहली वाली मीन्स पहली वाली टर्म 3/√7, तो ये हो गया 3/√7 प्लस n माइनस 1, n का तो हमें पता ही नहीं है तो n ऐसे ही रखो। d की वैल्यू क्या होती है 1/√7 है इसमें, सही है। an की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 17/√7 इज इक्वल टू 3/√7 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/√7। ठीक है, अब देखें आगे क्या करना है। देखिए ये वाला यहाँ पे जो ये वाला टर्म है बेटा, ये वाला 3/√7, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 17/√7 माइनस 3/√7 इज इक्वल टू जो आएगा वो n माइनस 1/√7 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चेक करें, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आगे बताओ बेटा √7 इसका एलसीएम आया तो 17 माइनस 3 ऐसे ही लिखा जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1/√7। यही आया ना, यही आया ना। Yes, sir. यस सर, यस तो सर। अब बताओ मुझे कि क्या √7 से √7 कट रहा है नीचे 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 वाले, यस सर। क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर हम काटते हैं इसकी इसमें तो भी कट ही जाएगा, है ना। तो अब मुझे ये बताओ 17 माइनस 3 कितने होते हैं 14 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो आएगी वो 14 प्लस 1 आ जाएगी, इसका मतलब 15। तो ये जो है हमारी वो 15th टर्म होगी। समझ आया सभी को, समझ आ गया ना बेटा। तो हम बता देंगे हैंस यस सर। 17/√7 is the 15th term of given AP। ये आ गया है, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हैं वो 15 टर्म ही होगा, तो दिस इज 15 टर्म। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है 5
Fifth and 12th term of an AP are 14 and 35 respectively. Find the AP. क्या क्या गिवन है बेटा? फिफ्थ एंड 12th टर्म गिवन है, और वो भी हमें बताया है कि फिफ्थ टर्म 14 के इक्वल है एंड 12th टर्म जो है वो 35 के इक्वल है। तो अब बताओ फिफ्थ टर्म, ये एग्जांपल नंबर 3, तो इसमें फिफ्थ टर्म गिवन है बेटा, इज इक्वल टू कितना? 14, नहीं, हाँ 14, चलिए ये 14 हो गया। 12th टर्म इज इक्वल टू 35, यही गिवन है ना क्वेश्चन में। अब हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द एपी। तो जब भी हमें एपी फाइंड आउट करनी हो, तो एपी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास है तो ही हम बता सकते हैं कि हमारी एपी क्या होगी। ठीक है, अगर हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है तो उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तभी हम एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए कैसे आएंगे वो सब। भाई फिफ्थ टर्म हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट अस सपोज, लेट या सपोज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ये हमने दोनों चीजें मान ली। तो अब बताओ, अगर मैं सीरीज की बात करूं तो एपी क्या होगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यही तो होती है, बताया था ना अभी, ये एक एपी है। तो इसका मतलब अगर मेरे को सीरीज चाहिए तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी चाहिए। आप देख सकते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म अगर आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म यहाँ रख देंगे, फिर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तभी हम इन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो अब आ जाओ बेटा, अब जो हमें गिवन है डेटा वहां जाए, उसमें कह रहा है फिफ्थ टर्म यानी A5 हमें गिवन है। A5 इज इक्वल टू जो है वो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी गिवन है, कितना? चलिए अभी रखेंगे। A12 भी गिवन है, A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा भाई, हमें पता है ना। देखिए फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है, जब nth टर्म हम इससे देते हैं इस फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू n माइनस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो जब हम n की जगह पे 5 रखेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा पूरे फॉर्मूले में। जब हम n की जगह पे 12 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, n की जगह पे 12 रखने पे 12th टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें क्या, A5 की वैल्यू गिवन है कितनी? 14 गिवन है। ठीक है, रखो इसमें, तो यहां से आए A5 जब हम रखेंगे तो 14 इज इक्वल टू A प्लस 5 में से 1 गया तो 4 बचा 4D, तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन। जब हम इस वाली इक्वेशन में A12 की वैल्यू रखेंगे तो A12 गिवन है हमें बेटा 35, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 12th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 35। ओके, चलिए A12 की वैल्यू 35 रखें, तो 35 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 11D। यहाँ देख सकते हैं आप 12 में से 1 गया तो 11D आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि A और D में है, और दो इक्वेशन को यानी एक ऐसा पेयर जब हम
दो वेरिएबल की इक्वेशन को, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है। दिस इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस और इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जहां पे ए और डी हमारे वेरिएबल है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे आप। देखिए मैंने कई सारे मेथड सिखाए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखाया है और एलिमिनेशन मेथड भी सिखाया है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगाऊंगा कौन सा मेथड बेटा, एलिमिनेशन मेथड। चलिए तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग ओके। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया। तो इसका मतलब 14 में से 35 गए तो कितना बचा, 14 में से 35 जा रहे हैं, कितना बचेगा। अरे 35 में से 14 घटा दो, बाद में माइनस लगा देना। तो इसका मतलब 1 and 2, 21 बचा और माइनस का इक्वल टू 4D में से जब 11D जाएंगे तो कितना बचेगा भाई। 4 में से 11 तो नहीं जा सकते, 11 में से 4 घटा दो, बाद में माइनस लगा देना। तो इसका मतलब 11 में से, हाँ तो कितना बचेगा ये 7D। तो ये माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कटा, डी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 21/7 और यहाँ से ये कट के 3 टाइम्स, तो डी इज इक्वल टू 3 आ गया। डी की वैल्यू हमारे पास है और ए की हमें फाइंड आउट करनी है, तो किस तरीके से करेंगे भाई। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन ओके। जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, पहली वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू रखें, डी की वैल्यू आई है हमारी 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस बेटा 14 इज इक्वल टू जो है वो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस 4 इंटू डी। तो 4 इंटू डी की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू आया 14 माइनस 12। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है और कॉमन डिफरेंस 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब अब बताओ सीरीज क्या बनेगी, सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस बता दो बेटा। सीक्वेंस विल बी, क्या होगा, फर्स्ट वाला यानी फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो 2, फिर 2 में हम 3 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 3 ऐड फिर करेंगे 8, 11, 11, 14। बस आगे जाते रहो। ठीक है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस बना और इसको हम कह रहे हैं बेटा ए पी। समझ आया, यही कैलकुलेट कराया था। तो 2, 5, 8, 11, 14 इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, सभी को समझ आ गया ना। आगे देखें, आगे क्या लिखा है, डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP। अरे वाह, ये वाला क्वेश्चन देखें बेटा कितना अच्छा है। डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP। तो लेट अस सपोज वो हमारे जो है क्या है, आर इन AP सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 483, यानी 2 पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो 483 है। तो मैंने आपको बताया भी था अभी क्या कि ए बी और सी भी मान सकते हैं, तीन नंबर्स, और अगर वो एपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए क्वेश्चन ये है हमारा एग्जांपल नंबर 4। देखिए मैं दो तरीके से बताऊंगा इसे, जैसे एक एग्जांपल में दे रखा है, दूसरा हम जो मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट 69 था ना, 69 is divided
into 3 parts as A, B and C. ओके, तो अब हमें ये भी कहा है क्वेश्चन में कि A, B and C are in AP. तो इसका मतलब समझे बेटा, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन गिवन है कि ये हमारे एपी में है, ए बी और सी, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन 2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो मैंने बताया था अभी, तो इसका मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी क्या है, इसमें ये भी कहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल है, 3 पार्ट्स में ही तो डिवाइड किया गया है 69 को, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 69 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो अब देखिए देखिए ये भी सिचुएशन आ गई हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखें बी ए प्लस सी की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है, 2b के इक्वल। तो अगर मैं इसकी जगह पे 2b रखूं तो 2b प्लस बी इज इक्वल टू 69 आ गया। तो यहाँ पे 3b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 69, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 69 अपॉन 3। तो इसका मतलब 3 से ये 2 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स 9 कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 23। यानी हमें मिडिल टर्म मिल गया है, बीच वाला। ओके, अब देखिए इसके जो पहले टर्म्स होंगे, हमारे पहले 2 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है। कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 483 है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट 2 पार्ट कौन कौन से हैं भाई, ए और बी हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट्स वो कितना गिवन है भाई, ए बी इज इक्वल टू 483 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब जब हमें पता चल गया क्या कि ए बी इज इक्वल टू 483 गिवन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और पहली इक्वेशन से हम यहाँ पे ये निकाल चुके हैं बी की वैल्यू, तो यहाँ पे बी रखें बेटा, ए आ जाएगा। तो a मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू जो आएगा वो 483 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 483 डिवाइडेड बाय 23, तो यहाँ से a भी निकल के आ जाएगा। ओके, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या आएगा बेटा, 23 का डिवाइड करें इसमें, डायरेक्ट ही कटेगा। तो एक बार देखें कैसे कटेगा। चेक करें कितने टाइम्स कटेगा ये 23 से। देखिए 21 टाइम्स चला जाएगा बेटा, अब चेक करके देखें, 21 टाइम्स ये कट चुका है। ओके, तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो आई वो 21 आ गई, a इज इक्वल टू 21। ओके, किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। जब a और b की वैल्यू है हमारे पास और एक इक्वेशन है जो हमें रिलेशन देती है यहाँ पे, तो इससे हम c फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना, c फाइंड आउट करिए। चलिए सेकंड वाली इक्वेशन, इसका मतलब ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई थी। तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b a एंड b इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा, सेकंड वाली। तो सेकंड वाली इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें a और b की तो क्या आएगा भाई, हमें बताती है सेकंड इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 69 है। a की वैल्यू हमारी आ गई 21 और b की वैल्यू क्या आई थी 23, तो रखिए यहाँ पे 23। तो इसका मतलब 21 प्लस 23 प्लस c इज इक्वल टू जो आएगा
वो कितना आएगा 69। तो सी की वैल्यू नहीं आ सकती क्या, यहाँ से आ सकती है। तो इसका मतलब ये 44 प्लस सी इज इक्वल टू 69 एंड सी इज इक्वल टू 69 माइनस 44। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 5 एंड 4 सॉरी 2। तो ये आएगा C इज इक्वल टू 25। तो देख सकते हैं आप A, B और C। तो A, B और C हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, जिसमें हमें पता चला A की वैल्यू क्या है बेटा 21, B की वैल्यू 23 और C की वैल्यू 25। तो आप देख सकते हैं आर इन AP। समझ आया सभी को या नहीं आया? आ गया सर। आ गया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि कर क्या रहे हैं सब? सभी को आ गया ना? चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर सभी को समझ आ गया है तो। अगर नहीं आया है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें कि सर मेरे को समझ नहीं आया है, तो आप प्लीज इसे दोबारा समझा दीजिए। सृष्टि आ गया ना आपके समझ? यस सर। ओके चलिए, इसका दूसरा मेथड भी मैं बता रहा था जैसे एग्जाम्पल में दिया है। देखिए 2 मिनट लगेंगे उस मेथड से भी करने में, क्योंकि हमें पता है बेटा अगर 3 नंबर्स गिवन है तो उसमें फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म, अगर वो हमें कहा है कि कॉमन मतलब एपी में है, तो सेकेंड टर्म इसका मतलब ए प्लस डी होगा। और थर्ड टर्म इसका मतलब क्या होगा बेटा, थर्ड टर्म जो होगा हमारा वो ऐसा होगा, कैसा, ए प्लस 2डी। भाई फर्स्ट टर्म ए है तो दूसरा टर्म हमारा ए प्लस डी होगा, तो तीसरा टर्म ए प्लस 2डी होगा। ठीक है। अब इसने कहा है कि इन सब का जो सम है, मतलब 69 को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इन सब का सम जो है वो कितना आना चाहिए 69। तो इसका इसीलिए बताओ ए में जब हम ये सारी चीज ऐड कर देंगे तो ये आया ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2डी और इज इक्वल टू ये 69 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे बताएं ए और ए ये तीनों ए ऐड होंगे तो कितना आएगा 3a प्लस यहाँ से बताएं डी और 2d कितना आ गया 3d इज इक्वल टू 69। तो आप देख सकते हैं 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू 69 आ जाएगा, और जब हम 3 का डिवाइड करेंगे इसमें तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 23। पहली बात a प्लस डी की वैल्यू हमारी 23 आ गई। अब देखें आगे, अब देखें आगे, आगे क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज इक्वल टू 483। ऐसा ही कहा था ना? हाँ 483। तो फर्स्ट 2 नंबर्स जो हैं हमारे वो कौन कौन से होंगे भाई बताइए? पहला a और दूसरा a प्लस डी, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है 483 के इक्वल आता है। तो आप देखें डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं a प्लस डी की 23। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से अपॉन 23। तो यहाँ से ये कट के हमें पता चलेगा 21 आया a की वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब जब a भी हमें पता चल गया तो अब बताओ a प्लस 2d यानी लास्ट टर्म ही तो बचा भाई, a फर्स्ट टर्म था, ये फर्स्ट टर्म था। ओके, ये मेरा सेकेंड टर्म था। अब थर्ड ही तो बचा, सेकेंड टर्म ये हो गया, तो थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। तो देखिए अब हमारे पास किस किस की वैल्यू है। अच्छा d की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा, a की वैल्यू यहाँ पे रखो 21 प्लस d इज इक्वल टू 23। तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 23 माइनस 21 और ये आया हमारा 2 के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाओ नीचे, a की वैल्यू 21 रखें प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 रखें, तो इसका मतलब 21 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये आ गया 25। तो आप देख सकते हैं बेटा थर्ड टर्म जो था हमारा वो भी आ चुका है।
तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है दोनों ही मेथड। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया 21, सेकेंड टर्म 23 एंड थर्ड टर्म 25। तो यहाँ पे आप सम करके देखें, इनका 69 के इक्वल ही आएगा। ओके, चलिए क्लास अब बेटा ओवर होने जा रही है, टाइम हो चुका है 12:33 हो गए, हम 3 मिनट लेट हो गए। तो मैंने सोचा है सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है बेटा, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने सभी। देखिए सेकेंड चैप्टर जो मैंने कराया था इक्वेशंस वाला, सभी के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा, ध्यान से सुने। जो मैंने सेकेंड चैप्टर कराया था इक्वेशंस वाला, इक्वेशंस, तो इसमें 2 पार्ट थे, है ना। एक तो हमने इक्वेशंस किया और दूसरा मैट्रिसेस किया, मैट्रिसेस। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशंस का टेस्ट हमारा पहले हो गया है, मैट्रिसेस छूटा हुआ था, इसका टेस्ट नहीं हुआ, तो एक तो इसका टेस्ट होना है। दूसरा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में हमारी 4 यूनिट्स हैं, यानी ये हमारी सेकेंड यूनिट थी, सेकेंड चैप्टर की सेकेंड यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का तो हो गया था जिसमें इक्वेशंस हो गई थी। ठीक है, अब जो सेकेंड यूनिट है मैट्रिसेस, और फर्स्ट चैप्टर की जो 4 यूनिट्स हैं सारी, ऑल यूनिट्स, इनका टेस्ट अभी बाकी है। सही है, तो क्या सभी बच्चे रेडी हैं टेस्ट देने के लिए नेक्स्ट मंडे? नेक्स्ट मंडे? मंडे मत, ट्यूसडे ले लेना। अच्छा ट्यूसडे, अच्छा अगर आज क्या है बेटा डे? थर्सडे। आज थर्सडे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी मंडे में आप टेस्ट नहीं देना चाह रहे। कोई टेस्ट है क्या आपका मंडे में? सर मैं मंडे को शायद क्लासेस नहीं लूंगी, मुझे बाहर जाना है। अच्छा, मंडे टू सैटरडे में। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट थर्सडे में ही हम एक टेस्ट लेंगे, आपको पूरा वीक मिलेगा तैयारी के लिए। तो आपकी फर्स्ट चैप्टर की ऑल यूनिट्स आएंगी, उसमें 4 यूनिट्स हैं, आप सारी प्रिपेयर करें। और जो सेकेंड चैप्टर था उसकी जो सेकेंड यूनिट है मैट्रिसेस, उसे भी प्रिपेयर करें। तो आपके यहाँ पे 5 यूनिट्स हो जाती हैं 2 चैप्टर्स के अंदर। आप सारी की सारी यूनिट्स प्रिपेयर करें और टेस्ट दें बेटा, ठीक है। तो टेस्ट आपका जो फिक्स होता है बेटा वो थर्सडे में हो जाता है, तो थर्सडे टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट थर्सडे टेस्ट। चलिए बेटा, अब हम अपनी क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। गुड बाय।